नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज वापस हम लोग आ गए अपने घटना चक्र सीरीज पे। इस सीरीज का आज हमारा डे नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 है। आज का टॉपिक हमारा है उद्देशिका। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनके लिए जानकारी है कि इस चैनल पर घटना चक्र की सीरीज कंप्लीट कराई जा रही है, जिसमें हम लोग एक साथ दो घटना चक्र ज्योग्राफी और पॉलिटी को कर रहे हैं। ज्योग्राफी में हम लोगों ने अब तक 11 लेक्चर और पॉलिटी में अब तक हम लोगों ने 5 लेक्चर कर लिए। आज छठवां लेक्चर और डे नंबर 6 है। इसका उद्देश्य क्या है कि पीटी परीक्षा के अंदर हमारे प्रश्नों की संख्या जो सही प्रश्न है वो 100 प्लस टारगेट पे हम लोग लेके चल रहे हैं। उसी दिशा में ये कार्य लगातार चलता है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही उनके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए उद्देशिका को शुरू करते हैं। लेकिन उद्देशिका को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें उद्देशिका के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि उद्देशिका जो है इसको हम प्रेम्बल बोलते हैं अंग्रेजी में। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट कई बार आयोग में पूछा गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के उद्देशिका बना था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी एक्सेप्ट किया गया था। तो देखिए, दो प्रश्न बनते हैं कि पहले प्रस्तुत कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। एडॉप्ट कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बना? हमारी संविधान की प्रस्तावना बना या फिर उद्देशिका बना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए। तो शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 नए शब्द हमारी उद्देशिका में जोड़े गए। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ये अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने। देखिए, हमारे उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात होती है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय। ये आयोग इस प्रश्न को पूछ चुका है। तो न्याय कौन कौन से हैं? तो न्याय हमारे पास है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इसके बारे में कुछ और जानना है कि केशवानंद भारती उद्देशिका के बारे में एक महत्वपूर्ण केस है। ये केस 1973 में हुआ था और ये 13 जजों का सबसे बड़ा पैनल का केस था। इसमें ये कहा गया, इसी सिद्धांत में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। कौन सा? तो मूल ढांचे का सिद्धांत। केशवानंद भारती जो थे वो केरल के ही एक संत थे, उनका केस लड़ा गया था। किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिटेल में केस क्या था। उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1976 में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। बम्बई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1994 का केस है। इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारणा स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। यानी उद्देशिका को लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। यानी उद्देशिका में जो दिए गए उद्देश्य हैं उसको हम न्यायालय के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते। ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हैं इसके बारे में। अब आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह यूपीएससी में पूछा गया है। तो प्रश्न क्या है कि हम भारत के लोग, यहाँ मतलब उद्देशिका ही दी हुई है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो 2 प्रकार की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज ये डैश खालिस्तान ऐसा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या है? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का ये उद्देश्य क्या माना होता है? जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य, आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। तो यहाँ पर कब आएगा? 26 नवंबर 1949 को। देखिए, कंफ्यूज हो जाएगा कि स्वीकार करना और लागू करना दोनों अलग अलग डेटे हैं। तो 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया गया? स्वीकार किया गया। और 26 जनवरी 1950 को इसको इन्फोर्स यानी लागू किया गया। अब आते हैं आज के अगले प्रश्न के ऊपर। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वास्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए, जब हमारे 26 जनवरी 1950 को, उस समय जब इसको लागू किया गया था, तो हमारे संविधान का जो स्टेटस था वो क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य यह था। बाकी संविधान संशोधन करके बाद में जोड़े गए। तो देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति की भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की तिथि थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा जोड़े गए थे। मतलब ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। और एक प्रश्न अगर पूछा जाता है आपसे कि प्रस्तावना में या उद्देशिका में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है, तो अब तक केवल और केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, वो भी कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संविधान स्थिति क्या थी? देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट करके 21 में पूछा गया है, इसलिए मैं कहता हूं कि PYQ कर लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि PYQ से आपको क्वेश्चनों का एक रोड मैप मिलता है। इसमें क्या होगा? इसका उत्तर हमारा बी होगा। प्रश्न की व्याख्या हम लोग पहले देख चुके हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। देखिए, इस प्रश्न के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, अगर इन चारों में सबसे उच्चतम उत्तर होगा तो हमारा उत्तर ए सही होगा। लेकिन अगर यह प्रश्न कूट में पूछा जाता है तो समझिए ये चारों उत्तर भी हमारे सही होते हैं। इसलिए हमारा उत्तर नंबर ए सही है। देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका प्रेम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों, आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नीति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ये दोनों डेट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखिए, इस प्रश्न में 3 बातें आती हैं। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? देखिए, आपको प्रस्तावना तो याद होगी। तो प्रस्तावना में मैंने तो बताया था कि 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की समान, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार के अवसर और 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। इसलिए उत्तर नंबर हमारा 1 सही होगा। ठीक है, इन 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए, यहाँ पे क्रम की बात की जा रही है। देखिए, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। ये तो जानते हैं गलत हमारा ऑप्शन है। फिर हमारा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर आते हैं अगले ऑप्शन पे। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, यानी इसमें चारों विकल्प गलत दिए गए हैं। क्योंकि हमारे पास है क्या? हमारा क्रम क्या है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, क्या है वहाँ पे? पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र की बात की गई है। ठीक है, देखिए, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र की बात की गई है। ठीक है, और जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में कहीं लिखा नहीं गया है, ये चीन की संविधान में लिखा गया है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार के रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातंत्र तांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर नंबर सी यहाँ पर सही होगा। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को सार्वभौम यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, देखिए पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्दों में कंफ्यूज मत होइएगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक नहीं। कई बार क्या होता है कि धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष दोनों को एक ही समझ लेते हैं। इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में बात करूंगा कि दोनों में क्या मुख्य रूप से अंतर होता है और कौन कौन से देश ऐसे हैं जो पंथ निरपेक्ष की मान्यता देते हैं और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो धर्मनिरपेक्ष की मान्यता पे काम करते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों का विचारानुसार क्रम दीजिए, यानी किस क्रम में ये लिखे गए हैं उसी क्रम में हमको क्या करना बताना है। तो हम जानते हैं कि अगर अपने उद्देशिका को पढ़ें तो सबसे पहले क्या है?
सार्वभौमिक, फिर हमारे पास समाजवादी, फिर हमारे पास धर्मनिरपेक्ष, फिर हमारे पास प्रजातांत्रिक विचार दिए गए हैं। तो उत्तर नंबर हमारा सी यहाँ पर, सॉरी ए, सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये आप कई बार पढ़ चुके होंगे, मैं पहले बता चुका हूँ कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे, उसमें से एक शब्द समाजवादी भी था। तो जोड़े कौन कौन से गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो उत्तर हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? संप्रभुता, व्यक्ति की गरिमा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। तो हमारा इसका ऑप्शन सी सही हो गया। व्याख्या आप जान रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी सब जोड़े गए। क्वेश्चन रिपीटेड है, इसे छोड़ते हैं, उत्तर इसका सी होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, धर्मनिरपेक्ष की बात यानी पंथ निरपेक्ष की बात वो कहाँ पे की गई है? तो पंथ निरपेक्ष की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में की गई है, इसलिए हमारा उत्तर बी सही होगा। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। आप जान रहे हैं कि 3 जो नए शब्द जोड़े गए थे उसमें से अखंडता एक शब्द था। ये 1975 के पहले का जो संविधान की प्रस्तावना उसमें सम्मिलित नहीं था, इसको 1976 में जोड़ा गया था। इसलिए उत्तर हमारा डी यहाँ पर सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको स्किप कर लेते हैं। अगर मान लीजिए करना भी हो तो इसका उत्तर देखिए हमारे पास क्या सही हो जाएगा। एक तो हमको समाजवाद जोड़ा गया था, दूसरा हमारे पास पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। बाकी ये सब तो है ही नहीं, ये सब हमारे प्रस्तावना में है लेकिन ये पहले ही सम्मिलित था। हमारा उत्तर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतत्वगत उद्देशिका बना, तो ये तो एकदम सही है क्योंकि हम लोग कई बार कर चुके हैं। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों में यह रद्द नहीं किया जा सकता। तो देखिए, अगर इस प्रश्न को देखें तो उत्तर हमारे पर कौन कौन सही होगा? हमारे पास इसमें उत्तर जो हमारा सही होगा, क्योंकि 1 सही है, 2 सही है और 3 भी हमारा सही है। 4 हमारे पास गलत है, 4 गलत होता है, नहीं 4 सही है, 3 गलत है। संशोधन नहीं, वो संशोधन किया जा सकता है, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना का वैधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। देखिए, जो लागू नहीं होगा वो न्याय योग्य भी नहीं होगा, इसलिए इस प्रश्न को कथन कार्य में शामिल कर सकते हैं। यद्यपि संविधान ने विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें 3 ऐसे जुड़े गए थे, आपको पता होगा, वह समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जुड़े गए। उद्देशिका संविधान के अस्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? देखिए, उसी प्रश्न से बना हुआ स्वरूप है। यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। उपयुक्त में से कोई ऑप्शन हमारा बी सही होगा, इसको लागू नहीं किया जा सकता। व्याख्या आप जान रहे हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो कौन में? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया 42वें में, क्योंकि ये प्रश्न हमारा रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द लाया गया, क्वेश्चन रिपीटेड है। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो हम जान रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता से जुड़े गए थे, मतलब तीनों शामिल नहीं थे, इससे हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य, आमुख मतलब उद्देश्य, मतलब उद्देशिका, उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। सामाजिक आर्थिक न्याय सही है,
विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी सही है, अवसर की समानता ये भी उपलब्ध है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा ये भी सही है, मतलब हमारा डी उत्तर सही होगा। व्याख्या हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए, दूसरे कथन आर कहा गया है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। ये प्रश्न थोड़ा सा आपने ट्रिकी है क्योंकि आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। इसमें कूट क्या है, देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें उत्तर ए सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और 42वें संविधान संशोधन पे संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। इसलिए क्या है, कारण और व्याख्या दोनों सही है और क्या है, कारण व्याख्या को करता है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है जिससे हम भारत के लोगों के शब्दों से, इसीलिए देखिए ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द शुरू होते हैं। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। मतलब हमारे संविधान में, हमारे शासन में, हमारे देश में जो परिवर्तन होगा वो हमारे देश के लोग ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। हम भारत के लोग, भारतीय संविधान में कहाँ कहा गया है, आसान सा प्रश्न है इसमें प्रस्तावना में। हम देखिए सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। ये क्या है, सार्वभौमिकता है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप के बिना किसी भी भेद के उपलब्ध होने चाहिए। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का भाव सही व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी होगा, यानी भारत में सभी धर्म बराबर है और भारत का अपना कोई धर्म, जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, अरब इस्लामिक कंट्री है, बहुत सारे देशों ने क्या किया, अपने अपने धर्म को डिफाइन कर लिया। लेकिन भारत में, मैंने भारत के राष्ट्र ने किसी धर्म को डिफाइन नहीं किया, यानी भारत में कोई धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को बराबर की मान्यता है, इसलिए भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, संघीय। आप जान रहे हैं कि संघीय शब्द हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, बाकी तीनों शब्दों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, लेकिन जब आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में फेडरल शब्द जो है, देखिए फेडरल शब्द संघीय होता है, उल्लेखित नहीं है, इसलिए संघ में हमारा क्या है, यूनियन यूज किया गया है, फेडरल यूज नहीं किया गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो लोक कल्याण ये भी हमारे उद्देशिका में शामिल नहीं है, बाकी तीनों सब शामिल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार स्वतंत्रता तो है, विचार प्रकट करने स्वतंत्रता ये भी है, विश्वास स्वतंत्रता ये भी है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक न्याय की बात की गई है, इससे हमारा उत्तर डी सही होगा। इस प्रश्न की व्याख्या हम लोग कई बार देख चुके हैं, इसलिए समय खराब नहीं करते। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन भारत संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, इसके उत्तर डी सही हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही है? तो हमारा उत्तर ए सही है, क्योंकि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बाकी ऑलरेडी सब यहाँ पर आते हैं। देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। यह शब्द वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 के द्वारा 1977 में जोड़े गए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए इस प्रश्न पे बहुत सारे विवाद होते हैं, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ठीक कौन सा भाग, तो याद रखिएगा चुप मार के उत्तर सी लगाइएगा, वहाँ बहुत दिमाग खर्च मत करिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन जब पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस भाग को संविधान की आत्मा कहा है, तब आपका उत्तर यहाँ पे डी होगा।
वरना सिंपल शब्दों में आपका उत्तर हमेशा उद्देशिका होगा। कंफ्यूज यहाँ पर मत होइएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? इसका उत्तर हमारे पास के एम मुंशी है। के एम मुंशी आप जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। अच्छा, आप कमेंट करिएगा कि संविधान सभा में ये किस कमेटी के सदस्य थे और इन्होंने क्या कहा था कि प्रस्तावना को जन्म कुंडली यानी हॉर्स कॉप कहा था। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? संविधान को पवित्र दस्तावेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। इस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। देखिए, ये चारों केस के नाम दिए गए। इस केस में बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। यानी बेरूबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवन भारतीय बनाम केरल राज्य संघ में 73वें सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का प्रमुख भाग मान लिया है। तो अगर पूछा जाए उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं है, तो आप उत्तर करिएगा हमेशा कि उद्देशिका संविधान का एक प्रमुख भाग है, लेकिन इसे किसी आर्टिकल में या किसी भाग के अंतर्गत में नहीं रखा गया, उसको अलग रखा गया है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा पत्र की उद्देशिका संविधान का भाग है? तो क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है। इसका उत्तर देखिए क्या कहा होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। उत्तर हमारा होगा सी। ये सर बम्बई केस को बोलते हैं। ठीक है, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तब पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में बहुमत से दिए गए निर्णय को उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अधिकार स्वीकार करता है, यानी मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। तो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत कब दिया गया था? आप याद करिएगा कि इसको जो है राज्य की नीति नीति जो तत्व हैं उसके साथ और केशवानंद जो भारतीय विवाद है, केशवानंद भारतीय विवाद में कहा गया कि मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या की गई। उत्तर हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकार के अध्याय में, नीति निर्देशक के अध्याय में, मूल अधिकार राज्य के नेतृत्व और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में के पाठ में कहीं है। तो उत्तर हमारा यहाँ पे सी होगा, क्योंकि मूल अधिकार, राज्य के नेतृत्व और मौलिक कर्तव्य में संविधान की जो प्रस्तावना है उसके आदर्शों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका समान सा उत्तर है भारत की संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान में उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको स्किप करते हैं। हालांकि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई? क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से किस रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? देखिए, उद्देशिका और मूल अधिकार। उद्देशिका राज्य के नेतृत्व, मूल अधिकार राज्य के नेतृत्व। इसका उत्तर हमारा क्या होगा? उद्देशिका में राज्य के नीति नेतृत्व में इसकी बात की गई है, क्योंकि राज्य क्या करेगा? काम की व्यवस्था करेगा। जैसे मनरेगा, तो मनरेगा समझ लीजिए आर्थिक न्याय की बात करता है। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। संविधान का भाग है वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है, जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। उत्तर हमारे यहाँ पे डी सही होगा, क्योंकि व्याख्या हम लोग कई बार इसकी देख चुके हैं। संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं है, सही बात है। महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता है, ये भी सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, इसको भी देखते हैं। कूट से हमको अपना उत्तर देना है। हालांकि देखिए यहाँ पर कूट से उत्तर हमको देना चाहिए था। तो अगर मान लीजिए इन दोनों में से अगर कोई है, देखिए ये तीनों तो करता है, ठीक, 4 भी करता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर जो है या तो सी या तो डी, दोनों उत्तर सही हो सकते हैं। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान के प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। देखिए, प्रत्याभूत का मतलब होता है गारंटी। तो हमारे पास ऑप्शन सी सही है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार में विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात की गई है। तो इसी के साथ हमारा उद्देशिका वाला चैप्टर भी क्या होता है? समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और
आपको अगला वीडियो जो है वो ज्योग्राफी में मिलेगा। हम लोग बहुत जल्दी इस सीरीज को खत्म करेंगे और चैनल पे जैसे आप अन्य भागों को अपना प्यार दे रहे हैं, इस भाग को भी अधिक से अधिक अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको और किन-किन विषयों पे जानकारी चाहिए या अन्य किस-किस विषय पे आपको शॉर्ट नोट चाहिए या फिर आपको किस विषय पे डाउट है, तो कमेंट में करिए। चैनल और मैं आपकी पूरी सहायता करेगा। आपके मेरे यानी सीके के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।